हेलो नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलियन के इस पार्ट के वीडियो में आज हम असामान्य अणुभार अर्थात एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में अध्ययन करेंगे। असामान्य अणुभार है, इसको अन्य नाम असामान्य मोलर द्रव्यमान एवं असामान्य आणविक द्रव्यमान के नाम से भी है वो जाना जाता है। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने विलियनों के द्वारा दर्शाए जाने वाले प्रमुख अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और प्रासरण दाब के आधार पर विलय के अणुभार की गणना करना सीख लिया था। अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर विलय के अणुभार की सही गणना तभी कर सकते हैं जब विलयन कुछ शर्तों है उन शर्तों का पालन करे। इन शर्तों की कड़ी में पहली शर्त है कि विलयन तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। दूसरी शर्त है विलियन राउल्ट के नियम का पालन करे। विलियन है वो किसके नियम का पालन करे? राउल्ट के नियम है उसका पालन करे। विलियनों के द्वारा फॉलो की जाने वाली जो तीसरी जो शर्त है वो विलियन में विलय का संगुणन या आयनन नहीं हो। विलियन है उसके अंदर है वो विलय है उसका संगुणन या आयनन नहीं हो, अर्थात जब विलय है उस विलय को विलायक के अंदर घोला जाता है तब उसके कण है वो आपस में नहीं जुड़े और न ही है वो वियोजित हों। परंतु कुछ लवण या विद्युत अपघटय ऐसे होते हैं जिन्हें विलायक में मिलाने पर उनका आयनन या संगुणन होता है और आयनन या संगुणन होने से विलय पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है वो मापे जाने पर उसके वास्तविक अणुभार से अधिक या कम है वो पाया जाता है। क्योंकि संगुणन या आयनन से विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो परिवर्तित हो जाते हैं। संगुणन या आयनन है उस आयनन से विलयन है उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं और अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होने से विलय के वास्तविक अणुभार है उसमें वृद्धि या कमी हो जाती है, अर्थात विलय का भिन्न अणुभार है वो अपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भिन्न अणुभार को ही है वो असामान्य अणुभार अर्थात एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अतः असामान्य अणुभार की परिभाषा वो इस प्रकार से हुई, विलय को विलायक में घोलने पर उसका संगुणन या आयनन होने से विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन होने से विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान को निम्न दो उदाहरणों की सहायता से वो गहनता से समझते हैं। यह एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो शुद्ध विलायक भरा हुआ है। जब इस विलायक के अंदर विलय पदार्थ है वो पोटेशियम क्लोराइड KCl का 1 मोल घोला जाता है। क्या किया जाता है कि विलायक है उस विलायक के अंदर KCl है, उस KCl है उसका 1 मोल है वो घोला जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है उसका है वो आयनन K+ व Cl- आयन के अंदर होता है। यानी यहाँ पे है वो पोटेशियम क्लोराइड है वो K+ व Cl दो आयनों के अंदर वो वियोजित हो जाता है। KCl के वियोजन से विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी अपन ने लिया 1 मोल KCl का और विलयन के अंदर है वो अपने को 2 कण है वो प्राप्त हुई। यानी यहाँ पे 1 कण है वो विलय पदार्थ का मिलाया और विलयन के अंदर है वो अपने को 2 कण है वो प्राप्त हुए। हम जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलय कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ अपन देखें कि 1 मोल KCl है उसका अणुभार है वो इस प्रकार से है, पोटेशियम का हुआ 39 और Cl का हुआ 35.5, तो यहाँ पे 1 मोल KCl का हो गया 74.50 ग्राम। तो 74.5 ग्राम KCl के 1 मोल से अपने को है वो 2 कण K+ व Cl प्राप्त हुए। यानी सामान्य रूप से देखें तो 2 मोल कणों का द्रव्यमान है वो 74.50 ग्राम है। अतः 1 मोल का है वो द्रव्यमान क्या होगा?
74.50/2 इक्वल टू आ जाएगा 37.25 ग्राम। इस प्रकार ये जो प्राप्त जो अणुभार है ये इसके जो वास्तविक अणुभार है उससे है वो अपने को कम प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भिन्न जो अणुभार अपने को प्राप्त हुआ इसे ही है वो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ने पर मोलर द्रव्यमान घटता है। यानी विलयन है, उस विलयन के अंदर है वो कणों की संख्या के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका जो मोलर जो द्रव्यमान है वो घटता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विलय का आयनन होने पर प्रेषित अणुभार है वो प्रायोगिक रूप से है वो ज्ञात अणुभार होता है, और ये जो अणुभार है उसके सैद्धांतिक अणुभार से है वो कम प्राप्त होता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान को है वो दूसरे उदाहरण से समझते हैं। ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो विलायक के रूप में है वो बेंजीन भरी हुई है। विलायक के रूप में क्या भरी हुई है? बेंजीन भरी हुई है। जब बेंजीन में एथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है उसका सामान्य नाम है वो एसेटिक अम्ल है। तो बेंजीन के अंदर है वो एथेनोइक अम्ल मिलाते हैं। तो एथेनोइक अम्ल मिलाने पर है वो एथेनोइक अम्ल है हाइड्रोजन बंधन के कारण से एक डाइमर बना लेता है, यानी द्विलक है वो बना लेता है। यानी यहाँ पे है वो अपन ने इसके अंदर है वो इस एथेनोइक अम्ल है, उस एथेनोइक अम्ल के 2 कण मिलाए और 2 कण मिलाने पर है वो अपने को विलयन के अंदर है वो एक कण है वो द्विलक के रूप में प्राप्त हुआ। यानी विलयन है उस विलयन में कणों की संख्या है वो कम हुई है, और कणों की संख्या में कमी होने से एथेनोइक अम्ल का प्रेषित अणुभार उसके सैद्धांतिक अणुभार से है वो अपने को दुगना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि बेंजीन है उसके अंदर एथेनोइक अम्ल है, इसके 2 कणों को मिलाने पर है वो एथेनोइक के दोनों कण है वो हाइड्रोजन बंधन करके है वो संगुणित हो गए, और संगुणित होने से उसका जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार है उससे है वो अपने को भिन्न प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पे अपन है वो देखते हैं कि एसिटिक अम्ल 2CH3COOH है, इसके है वो दोनों 2 मोल हैं वो बेंजीन के अंदर मिलाए जाते हैं, और बेंजीन में मिलाने पर अपने को इस प्रकार से है वो एसिटिक अम्ल का है वो एक द्विलक प्राप्त होता है। ये द्विलक की जो संरचना है वो बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है। विद्युत अपघटक के द्वारा है वो असामान्य मोलर द्रव्यमान दर्शाने के अगर कारणों को गहनता से समझें तो अपन इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि वो 2 कारणों से है वो असामान्य मोलर द्रव्यमान है वो दर्शाता है। पहला कारण है कि उसको जल में घोलने पर है वो उसका आयनन हो। दूसरा जो इनके कारण है वो है संगुणन। वांट हाफ गुणांक वियोजन या संगुणन के कारण विलयनों के असामान्य अणुसंख्यक गुणों का कारण स्पष्ट करने के लिए वांट हाफ है उन्होंने एक गुणांक दिया जिसको है वो वांट हाफ गुणांक के नाम से है वो जाना जाता है। वांट हाफ गुणांक सन 1880 में वांट हाफ ने विलयन में किसी विलय के संगुणन या आयनन की सीमा निर्धारित करने के लिए एक गुणांक दिया जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के स्मॉल आई से है वो दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? स्मॉल आई के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। इन्होंने बताया कि वांट हाफ गुणांक बराबर होता है प्रेषित अणुसंख्यक गुण अपॉन है वो सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। यानी वांट हाफ गुणांक है उसका मान है वो प्रेषित अणुसंख्यक गुण अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण फॉर्मूले की सहायता से है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा वांट हाफ गुणांक है वो आई बराबर होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या। संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या अपॉन है वो संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या। वांट हाफ ने कुछ विद्युत अपघटक जैसे NaCl
KCl, MgSO4 और K2SO4 के लिए वांट हाफ गुणांक का मान दिया। इस टेबल को देखने से स्पष्ट होता है कि जब विद्युत अपघटय का आंशिक वियोजन होता है तो वांट हाफ गुणांक का मान क्रम प्राप्त होता है, और जब विलय का पूर्ण वियोजन हो जाता है तो वांट हाफ गुणांक का मान है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो अपने को दिया है वो विलय है, उसके आंशिक वियोजन पे दिया गया है वांट हाफ गुणांक का मान, और इधर है वो विलय के पूर्ण वियोजन पर है वो वांट हाफ गुणांक का मान दिया गया है जो अधिक प्राप्त हो रहा है। NaCl, KCl और MgSO4 के 0.1, 0.01 m एंड 0.001 m सांद्रण पर वांट हाफ गुणांक का मान है वो 2 से कम है, जबकि इसके पूर्ण वियोजन पर वांट हाफ गुणांक का मान है वो 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से K2SO4 के पूर्ण वियोजन पर वांट हाफ गुणांक का मान है वो 3 है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। यानी वांट हाफ की ये जो टेबल है इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत अपघटय है, उन विद्युत अपघटयों का अगर आंशिक वियोजन होता है तो वांट हाफ गुणांक का मान कम प्राप्त होता है, और पूर्ण वियोजन के ऊपर है वो वांट हाफ गुणांक का मान है वो अधिक प्राप्त होता है। यानी NaCl, KCl और MgSO4 इनके पूर्ण वियोजन पर है वो वांट हाफ गुणांक का मान 2 प्राप्त होता है, परंतु है वो K2SO4 है, इसके लिए है वो पूर्ण वियोजन पर वांट हाफ गुणांक का मान है वो 3 प्राप्त होता है। वांट हाफ ने अणुसंख्यक गुणधर्मों का परिकलन यह मानकर किया कि अवाष्पशील विलय न तो संगुणित होता है और न ही वियोजित होता है। वांट हाफ है, इन्होंने अणुसंख्यक गुणधर्मों का परिकलन ये मानकर किया कि अवाष्पशील विलय है वो न तो संगुणित होता है और न ही वियोजित होता है। यदि विलय है उसका संगुणन होता है तो वांट हाफ गुणांक का मान है वो 1 से कम, वह वियोजन है उसके ऊपर है वो वांट हाफ गुणांक का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। यानी वांट हाफ है, उन्होंने बताया कि अगर अवाष्पशील विलय पदार्थ है, उस अवाष्पशील विलय पदार्थ को विलायक के अंदर घोला जाता है और विलायक के अंदर घोलने पर उसका संगुणन होता है तो वांट हाफ गुणांक का मान है वो 1 से कम, 1 से कम है वो प्राप्त होता है। कब? संगुणन के पश्चात। और अगर वियोजन होता है तो 1 से अधिक प्राप्त होता है। संगुणन की स्थिति में वांट हाफ गुणांक का मान 1 से कम और वियोजन पर है वो 1 से अधिक प्राप्त होता है। इसके आधार पर वांट हाफ गुणांक व आयनन की मात्रा में और वांट हाफ गुणांक एवं संगुणन की मात्रा के अंदर है वो संबंध दिया। वांट हाफ गुणांक एवं आयनन की मात्रा में संबंध देखें तो इन्फिनिटी बराबर I-1 अपॉन है वो n-1। आई है वो यहाँ पे है वो वांट हाफ गुणांक है, और इन्फिनिटिव है ये अपने पास में क्या है? आयनन की मात्रा है। वांट हाफ गुणांक एवं संगुणन की मात्रा में संबंध देखें तो ये इस प्रकार से है, इन्फिनिटिव बराबर n कोष्टक I-1 कोष्टक बंद अपॉन 1 माइनस है वो n। आयनिक यौगिक या विद्युत अपघटय है उसको विलायक में मिलाने पर उसका संगुणन या वियोजन होने से है वो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होते हैं, और अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होने से विलय का जो प्रेषित अणुभार है वो सैद्धांतिक अणुभार है उससे है वो भिन्न प्राप्त होता है। अतः वांट हाफ गुणांक के आधार पर अणुसंख्यक गुणों के समीकरण है वो संशोधित किए जा सकते हैं। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन Ix2 इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन वो P01 के रूप में संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार क्वथनांक का उन्नयन है वो डेल TB बराबर IKBM के रूप में संशोधित किया जा सकता है। प्रासरण दाब अपन जानते हैं पाई बराबर है वो CRT होता है, तो अपन इसको पाई बराबर है वो ICRT के रूप में है वो संशोधित कर सकते हैं। हिमांक में जो अवनमन है उस हिमांक में अवनमन है उसको डेल TF बराबर है वो
KBM के द्वारा है वो संशोधित कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने निम्न 5 बिंदुओं का गहनता से अध्ययन कर लिया है। पहली है असामान्य मोलर द्रव्यमान, दूसरा है विलय के संगुणन या वियोजन पर मोलर द्रव्यमान, और तीसरा है एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल के द्विलक की संरचना, कि एसिटिक अम्ल है उसके द्विलक की संरचना किस प्रकार की होती है उसको जान लिया। चौथा है वान टाप गुणांक, और पांचवा है NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4 के आंशिक एवं पूर्ण वियोजन पर वान टाप गुणांक का मान। यदि इन पांचों बिंदुओं को आप आसानी से सीख गए हैं तो चैनल राम निहाल जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।